नमस्कार, द लेबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र यादव। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बिहार के राजनीतिक उलटफेर की। बिहार का राजनीतिक उलटफेर अपने तौर पर बहुत सारी बातों को बयां करता है। मसलन ऑपरेशन लोटस को एक झटका है। भारतीय राजनीति के मौजूदा वक्त में चाणक्य माने जाने वाले, या ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाणक्य कहे जाने वाले हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, इनको एक झटका है। 2024 में नीतीश कुमार के रूप में पूरा विपक्ष एक चेहरा देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करेगा, टक्कर लेगा और विपक्ष की नैया हो सके पार हो जाए। संभावना कम बन रही है क्योंकि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है। हो सकता है कि एनडीए में वापस आ जाए तो फिर विपक्ष क्या करेगा, ये भी एक प्रश्न है। क्या जांच एजेंसियों का डर खत्म हो गया है बिहार के अंदर? ईडी जिस तरह से अपना काम बहुत ही सक्रियता के साथ कर रही है आजकल, प्रवर्तन निदेशालय, क्या उसका डर खत्म हो गया है? क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तेजस्वी यादव जी ने कहा था ईडी का स्वागत है, जांच एजेंसियों का स्वागत है बिहार में, आप बिहार में आइए, पटना में अपना ऑफिस खोलिए और जांच शुरू करिए, जो भी करना आप करिए। आज के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत ऑपरेशन लोटस से करते हैं, जिसका जिक्र अक्सर होता रहा है, आजकल बहुत चर्चा में है। ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल। ऑपरेशन कमल को ऐसे समझ सकते हैं मोटे तौर पर, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी असेंबली इलेक्शन के बाद अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाती है, रणनीति के तहत, अब रणनीति कुछ भी हो सकती है, जैसा कि ईडी का डर हो सकता है, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हो सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब कि एमएलए की खरीद फरोख्त, खासतौर पे जो सत्ता पक्ष में है उनको तोड़ना, या रणनीति का एक हिस्सा ये भी हो सकता है जैसे कर्नाटका में हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ। मोटे तौर पर ये समझ लें कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में रणनीति के तहत अपनी सरकार बनाना ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल है। और ये विपक्ष दावा करता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है। ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होती है कर्नाटका के इलेक्शन से। साल 2018 में कर्नाटका में इलेक्शन हुए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बन के उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई। दो और पार्टियां थी, कांग्रेस और जेडीएस। ये दोनों पार्टियां भी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई थी, लेकिन साथ में मिलकर गठबंधन सरकार बनाने की इन्होंने बात की और अपना दावा पेश किया राज्यपाल के पास। लेकिन कर्नाटका के राज्यपाल वाजुभाई वाला, जो मूलतः गुजरात से हैं, इन्होंने सबसे पहले निमंत्रण दिया भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का, जिनके पास बहुमत नहीं था। और आनन फानन में बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए। बीएस येदियुरप्पा को गवर्नर ने 2 हफ्ते का टाइम दिया बहुमत साबित करने के लिए। अब गवर्नर के इस फैसले को कांग्रेस पार्टी और जेडीएस, इन दोनों पार्टियों ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन का वक्त दिया कि 1 दिन में फ्लोर टेस्ट होगा, आप बहुमत साबित करिए। बीएस येदियुरप्पा फाइनली बहुमत साबित नहीं कर पाए। कांग्रेस और जेडीएस का साथ में मिलकर के सरकार बन गई। 13 महीने के बाद सरकार खत्म हो गई। वजह यह हुआ कि कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद एक गठबंधन की सरकार अल्पमत में आ गई, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना ली। ये आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी जो विधायक रिजाइन किए थे उनको पैसे ऑफर करी थी और उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, सरकार अल्पमत में आ गई। फिर बाद में बीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर बन गए। दूसरा इंसिडेंट हुआ मध्य प्रदेश में। 2018 में मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए असेंबली के, विधानसभा के। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने कांग्रेस पार्टी के। कमलनाथ का भी यही हश्र हुआ। 1.5 साल जाते जाते सरकार इनकी खत्म हो गई। वजह यह हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से कांग्रेस का मनमुटाव चल रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में 22 एमएलए थे, 22 के 22 एमएलए रिजाइन कर दिए। कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई। वहां पर फिर मामा जी मुख्यमंत्री बन गए। मामा जी मतलब शिवराज सिंह चौहान, जिनको प्रेम से, प्यार से लोग मामा जी कहते हैं। ऑपरेशन लोटस का तीसरा पार्ट शुरू होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2019 में इलेक्शन हुए।
शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ी। बाकी कांग्रेस थी, एनसीपी थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन विधानसभा इलेक्शन के बाद उद्धव ठाकरे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी और वो एनडीए के खेमे से अलग होकर के, यानी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस एनसीपी के साथ आ गए। कांग्रेस एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाई और इस गठबंधन का नाम पड़ा महाविकास आघाड़ी। लेकिन ये सरकार भी टिक नहीं पाई और हाल ही में जून में जो राजनीतिक तौर पर हलचल पैदा होगी महाराष्ट्र के अंदर, शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे जो काफ़ी खासम खास हुआ करते थे, उद्धव ठाकरे के, शिवसेना के, बाला साहब ठाकरे के 15, 20, 25 करते करते 50 के आसपास एमएलए को तोड़ लिए और बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे हालांकि दावा किए कि हम शिवसेना के अच्छे के लिए कर रहे हैं। अब तो पार्टी का वजूद बचेगा कि नहीं बचेगा, इस बात पर भी सवालिया निशान है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना उनकी है, ये दावा कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना को अपना बनाने का दावा कर रहे हैं। खैर, ये तो भविष्य की बात है, क्या होगा। लेकिन बिहार में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, या ये कह लें कि बिहार में ऑपरेशन लोटस अपने मिशन पर था, लेकिन इसकी भनक बिहार के राजनीतिक गलियारों में लग गई, खासतौर पर विपक्षी खेमे में, और ये मिशन फेल हो गया। बिहार के एक राजनेता हैं आरसीपी सिंह, पहले ब्यूरोक्रेट रहे हैं, नौकरशाह रहे हैं, आईएएस थे। नीतीश कुमार जी के खासम खास राज्य की राजनीति से शुरू किए, फिर एमपी बने। एमपी बनने के बाद जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र में मिनिस्टर बने और केंद्र में मिनिस्टर बनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के धीरे धीरे करीब आते गए और ये भनक लगने लगी कि आरसीपी सिंह बिहार में जनता दल यूनाइटेड के अंदर, यानी नीतीश कुमार जी की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एकनाथ शिंदे बन सकते हैं। समय की नज़ाकत को देखते हुए नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को पार्टी से बेदखल कर दिए, बाहर कर दिए और एनडीए से अलग होने की घोषणा कर दी। अलग भी हो गए। एनडीए से अलग होने के बाद विरोधी खेमे के साथ जाकर के, यानी महागठबंधन के साथ जाकर के अपनी सरकार बना लिए, खुद मुख्यमंत्री बन गए और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए। ऑपरेशन लोटस के पीछे जो सबसे बड़ा दिमाग काम करता है, मैंने पहले बताया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीति के चाणक्य आदरणीय श्री अमित शाह जी का, वो भी फेल हो गए। या फिर हो सकता है कि उनकी चाणक्य नीति सेम ट्रेंड पर चल रही थी, वो यहाँ पर आकर के उनकी ही नीति से सीख करके उनको बिहार में पटखनी दे दी गई। विपक्ष बड़ा खुश है, विपक्ष के खुशी का ठिकाना नहीं है। नीतीश कुमार के रूप में उनको एक चेहरा नजर आ रहा है 2024 के लिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा होगा। लेकिन इसकी संभावना क्या लग रही है? इसकी संभावना पे संदेह है। संदेह इसलिए है, जो राजनीतिक उलटफेर बिहार में हुआ है, ऐसे ही हुआ था 2015 के इलेक्शन के बाद। 2015 में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, तेजस्वी यादव की आरजेडी और भी पार्टियां मिलकर साथ में, यानी महागठबंधन चुनाव लड़ा था। लेकिन बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके एनडीए के खेमे में आ गए, मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त, और सुशील कुमार मोदी को, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी का जो दल बदल वाली छवि है या पलड़ा बदलने वाली छवि है, क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाती है। और अगर विपक्ष इनको अपना चेहरा मान के भी चलता है और इन पर यकीन कर लेता है और कहीं 2024 आते आते एनडीए खेमे में वापस आ गए, तो फिर विपक्ष क्या करेगा? तो विपक्ष के पास कोई अल्टरनेट होना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बोला था, जब इनसे पूछा गया कि 2024 का चेहरा हो सकते हैं, उन्होंने इस पर बड़ा ही हीला हवाली करके जवाब दिया, यानी इनकी बातों में संदेह लग रहा था। खैर, देखते हैं क्या होता है आगे। जिस तरह से घटनाक्रम राज्यों में चल रहा है, ये जनता की आकांक्षाओं पर पानी फेर रहा है, जनता को उम्मीदों के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि अगर जनता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये सोच करके ज़्यादा सीटें दे रही है और
उस पॉलिटिकल पार्टी के विधायक एमपी दूसरे पॉलिटिकल खेमे में चले जाते हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं, तो फिर क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? जो घटनाक्रम राज्यों में चल रहा है ये पहले केंद्र में होता था, जिसको हम गठबंधन सरकारों का दौर कहते हैं। आप याद करिए, लोकतंत्र बनाम तानाशाही आंदोलन के बाद केंद्र में पहली बार नॉन कांग्रेसी सरकार बनी आज़ाद भारत में, लेकिन वो सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे आपको प्रधानमंत्री बनेंगे जिनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो नहीं पाया। मसलन चौधरी चरण सिंह, बलिया के बाबू साहब चंद्रशेखर सिंह, वीपी सिंह, ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री बने कि इनको प्रधानमंत्री बनना था, इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। अस्थिर सरकारों का दौर था और उस अस्थिरता का खामियाजा ये देश को भुगतना पड़ा कि देश कंगाली के कगार पे पहुंच गया और 90s का दशक खत्म होते होते देश को आर्थिक मंदी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया, भुखमरी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। ये तो किस्मत की बात है कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो भविष्य को देखता था, समझता था। उसका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में देश में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। भारत के बाज़ारों को बाहरी कंपनियों के लिए खोल दिया गया और धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट पटरी पे आने लगी और हम उस बुरे दौर से बाहर निकले। क्या ये फिर से राज्यों में होगा? और अगर राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है तो क्या राज्यों का विकास होगा? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी 24/7 चुनाव लड़ने के मूड में होगी। जो पार्टी सत्ता में होगी वो खुद को बचाने की कोशिश करेगी और जो पार्टी सत्ता के बाहर होगी सत्ता में आने की कोशिश करेगी और इसके लिए विधायकों को तोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि 24/7 ये चुनाव लड़ने के मूड में होती है। क्या और भी पॉलिटिकल पार्टी इसी मूड में होंगी? जो मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं यानी अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, उन्होंने एक बात कही थी, भारत में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, वो होगी भारतीय जनता पार्टी। इसको क्या समझे हम? अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ही देश में बचेगी तो क्या हिंदुस्तान फिर से वही दौर देखेगा जब कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था केंद्र में और राज्यों में? जिस तरह से कांग्रेस राज्यपाल का इस्तेमाल किया करती थी राज्यों में सरकारें गिराने के लिए, क्या वही ये पॉलिटिकल पार्टी भी करेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, इसकी साख पर क्या असर पड़ेगा? ये सारे प्रश्न दिमाग में आ जाते हैं। और प्रवर्तन निदेशालय का जो डर दिखाया जा रहा था यानी ईडी का, वो डर अब खत्म हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने के बाद बोला था कि स्वागत है बिहार में जांच एजेंसियों का, आप पटना में आइए, अपना दफ्तर खोलिए और जांच शुरू करिए। क्या ईडी का खौफ नहीं रहा लोगों में? क्या ईडी का खौफ खत्म हो गया है या ईडी ने इतना डरा दिया है कि अब डर खत्म हो गया? क्योंकि एक कहावत है कि हमें किसी को उतना ही डराना चाहिए जितना तक एक लिमिट हो, हमारी इज्जत कर पाए। उसको ज़रूरत से ज़्यादा मत डराओ, आपकी इज्जत करना बंद कर देगा, डरना बंद कर देगा और बोलेगा कि चलो भाई आ जाओ देख लेते हैं। तब 2-3 हम घटनाओं का जिक्र करें यहाँ पर। एक तो बिहार में तेजस्वी यादव के बोल से पता चलता है। दूसरा, जब ईडी के अधिकारी हाल ही में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, डर तक नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वो स्वागत करने के लिए खड़े हों, आइए हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हम जाना चाहते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उसके पहले जब ईडी ने समन किया राहुल गांधी को, राहुल गांधी खुशी खुशी गए, जितना दिन बुलाया गया था उतना दिन गए और उनके सवालों का बहुत ही निडरता से जवाब दिए। तो क्या जांच एजेंसियां भी अब फेल हो रही हैं? उनका डर भी खत्म हो रहा है? खैर, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप हमें सपोर्ट करने का इरादा रखते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना कमेंट, अपनी राय, अपना मशवरा हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर
सपोर्ट ना करने का इरादा हो तो फिर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है, अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप बिल्कुल फ्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।